नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी एपीओ 2022 के पेपर के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। इस पेपर में मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ये जो पेपर है वो हमारा दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी का पेपर है, जो कि प्रोसीजरल पेपर है। इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम इसमें बात करेंगे सेक्शन नंबर 1 से लेकर के सेक्शन नंबर 5 तक में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो है दंड प्रक्रिया संहिता का है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई। तो जो हमारी स्वीकृति प्राप्त हुई थी दंड प्रक्रिया संहिता में 25 जनवरी 1974 को प्राप्त हुई थी। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति 25 जनवरी 1974 को प्राप्त हुई थी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए, ये राजस्थान जेएलओ का जूनियर लॉ ऑफिसर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं से ये क्वेश्चन को टेकअप किया गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई। ऑप्शन ए दिया है 1 जनवरी 1973, ऑप्शन बी दिया है 1 अक्टूबर 1973, ऑप्शन सी दिया है 1 जनवरी 1974, ऑप्शन डी दिया है 1 अप्रैल 1974। जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, 1 अप्रैल 1974 को प्रवृत्त हुई थी। देखिए, पेपर झारखंड में आया, बिहार में, उत्तरांचल में, झारखंड, एपीपी में, और ये पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चन ही हमारे एपीओ के एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अप्रैल 1974 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा। यह उपबंध संहिता की धारा 1 सब क्लॉज 3 में किया गया है। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त हुई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 प्रवृत्त हुआ था। ऑप्शन ए 6 अप्रैल 2013 से, ऑप्शन बी 3 फरवरी 2013 से, ऑप्शन सी 7 जनवरी 2013 से, ऑप्शन डी उपरोक्त किसी में से नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन बी होगा 3 फरवरी 2013 से, यही हमारा सही आंसर होगा। इसके व्याख्यान से हम देखते हैं। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, 3 फरवरी 2013 से ये प्रवृत्त हुआ था। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था। ऑप्शन ए है 1 अगस्त 2018 को, ऑप्शन बी 6 अगस्त 2018 को, ऑप्शन सी 11 अगस्त 2018 को, ऑप्शन डी 16 अगस्त 2018 को। तो जो हमारा इसमें संशोधन किया गया था वो 11 अगस्त 2018 को किया गया था। अब हम इसके व्याख्यान से देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को अंतिम बार वर्ष 2018 में संशोधन किया गया था, जिसे 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। 2018 के बाद अभी किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं आया, ना सीपीसी में ना सीआरपीसी में, किसी में भी अभी संशोधन नहीं आया है। तो जो सबसे लेटेस्ट संशोधन है वो 2018 का ही संशोधन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती तथा गैर जमानती अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, ऑप्शन बी दंड प्रक्रिया संहिता की दूसरी अनुसूची में, ऑप्शन सी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 में, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 में। तो जो यहाँ पे हमारा बताया गया है वो प्रथम अनुसूची में किया गया है, जिसमें सॉप सीबीटी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, इसके हम ऑप्शन व्याख्यान को देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची। हमारे पास 2 शेड्यूल हैं, 2 अनुसूची हैं, एक प्रथम अनुसूची है, एक द्वितीय अनुसूची है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है उसी शेड्यूल में हमको डिफाइन किया गया है, अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। इस अनुसूची में भारतीय दंड संहिता की धाराओं को परिभाषित अपराधों का वर्गीकरण संज्ञेय या असंज्ञेय, जमानती या अजमानती रूप में किया गया है। इस अनुसूची में अपराध किस न्यायालय द्वारा विचारण होगा, इन सभी बातों को शेड्यूल फर्स्ट में ही बताया गया है। ये मामला कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, उसके बाद से ट्राइबल बाय विच कोर्ट है, ये सारी बातें शेड्यूल फर्स्ट में बताई गई हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आता है। अपराध का कौन सा वर्गीकरण दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आता है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है संज्ञेय व असंज्ञेय, ऑप्शन बी जमानती व गैर जमानती, ऑप्शन सी समन मामले व वारंट मामले, उपरोक्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो हमारे
बताए गए हैं जो आंसर होंगे वो उपरोक्त तो सभी होगा, क्योंकि अपराध में वो सभी मामले आते हैं जो संज्ञेय होता है, जो असंज्ञेय होता है, जमानती जो होता है, गैर जमानती होता है, समन मामले, वारंट मामले, सभी मामले सीआरपीसी में कवर किए जाते हैं। जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की प्रथम अनुसूची अपराधों के वर्गीकरण से संबंधित है। इस अनुसूची में भारतीय दंड संहिता की धाराओं में परिभाषित अपराधों का वर्गीकरण संज्ञेय या असंज्ञेय, जमानती या अजमानती रूप में किया गया है। इस संहिता की धारा 2 भाव में वारंट मामले की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय होने वाले अपराध वारंट मामले में तथा अन्य सभी अपराध समन मामले में है। इस प्रकार इस संहिता के द्वारा भारतीय दंड संहिता में परिभाषित सभी अपराधों को संज्ञेय या असंज्ञेय, जमानती या अजमानती तथा वारंट मामलों या समन मामलों में वर्गीकृत किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्न में से किस के अंतर्गत सीआरपीसी से संबंधित अपराधों का वर्गीकरण किया गया है? सीआरपीसी से संबंधित किस अनुसूची में वर्णित किया गया है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पास 2 स्केड्यूल है, एक स्केड्यूल फर्स्ट और एक स्केड्यूल सेकंड, जिसमें हमारे फर्स्ट स्केड्यूल में ही बताया गया है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, ट्राइबल बाई विच कोर्ट होगा, वो इंडियन पिनल का कौन सा सेक्शन होगा, वो सारी बातें हमारा शेड्यूल फर्स्ट में ही बताया गया। यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 320 है, ऑप्शन बी प्रथम सूची है, ऑप्शन सी द्वितीय सूची है, ऑप्शन डी 482 है। तो जो हमारा आंसर होगा वो प्रथम सूची ही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस सूची का विषय है? दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के किस अनुसूची का विषय है? ऑप्शन ए केंद्र सूची का, ऑप्शन बी राज्य सूची का, ऑप्शन सी समवर्ती सूची का, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची का। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि भारतीय संविधान में जो हम लोग अनुसूची की बात करते हैं तो उसमें 7वें शेड्यूल में हमको अनुसूची के बारे में बताया गया। हमारे पास 3 प्रकार के अनुसूची होते हैं, एक कंकरेंट लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है और एक कंकरेंट लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और सेंट्रल लिस्ट होता है। यही 3 लिस्ट होता है। तो हमसे यही साफ साफ पूछा है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो किसका मामला होता है? तो जो दंड प्रक्रिया का मामला होता है वो समवर्ती सूची का मामला होता है, जो कि भारतीय संविधान से हमको ये बातें प्राप्त होती हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता भारतीय संविधान के समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 2 के अनुसार दंड प्रक्रिया जिनके अंतर्गत ऐसे सभी विषय हैं जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत हैं, ये सारी बातें बताई गई हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कितने अध्याय व धाराएं समाहित किए हुए हैं? तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलते हैं। जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं लॉ के, उन सब लॉ के इस छोटे एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है और ये क्वेश्चन लोगों को फंसा देता है। जो ऑप्शन ए है 38 अध्याय 486 धाराएं, ऑप्शन बी 37 अध्याय 484 धाराएं, ऑप्शन सी 36 अध्याय 484 धाराएं, ऑप्शन डी 35 अध्याय 486 धाराएं। जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा, 37 अध्याय 484 धाराएं हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कुल 37 अध्याय और 484 धाराओं में समाहित किया हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 धारण करती है। अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 धारण करती है। अब क्या धारण करती है, कितने धाराएं हैं उसमें? सेक्शन। ऑप्शन ए जो दिया है 451 सेक्शन, ऑप्शन बी दिया है 461 सेक्शन, ऑप्शन सी दिया है 481 सेक्शन एंड ऑप्शन डी दिया है 484 सेक्शन। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि हमारे पास जो है 484 धाराएं हैं। तो जितने हमारे 484 धाराएं हैं वही हमारा सही ऑप्शन होगा। सीआरपीसी में 484 धाराओं के बारे में वर्णन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। भारतीय दंड संहिता 1973 में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए संसद अथवा किसी राज्य विधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी केवल संसद द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय और संसद द्वारा, ऑप्शन डी केवल राज्य विधान सभा द्वारा। तो जो हमारा ऑप्शन बी है केवल संसद द्वारा, कोई भी अमेंडमेंट करना होगा वो हम संसद के द्वारा करेंगे। इसके व्याख्यान को देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यद्यपि एक केंद्रीय अधिनियम है और यह धारा 1 सब क्लॉज 2 के अनुसार संपूर्ण भारत पर लागू है, किंतु इसी धारा के परंतु के अनुसार इस संहिता के अध्याय 8
10 तथा 11 को छोड़कर बाकी उपबंध नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होती और नागालैंड राज्य इसे केवल अनुपूरक, अनुषांगिक या परिणामिक उपरांतिक रूप में ही लागू कर सकता है। इस रूप में मूल संहिता में संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और राज्यों को केवल अनुपूरक, अनुषांगिक या परिणामिक उपरांतों के रूप में ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में उपबंध करने की शक्ति प्राप्त है। 31 अक्टूबर 2019 से अब जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में भी सीआरपीसी को लागू कर दिया गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 12 होगा। यहाँ पे कथन के बारे में दिया है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन दिया है। कथन ए दिया है, दंड विधि का उद्देश्य अपराध को रोकना है। कथन ए, जो दंड विधि का उद्देश्य होता है वो अपराध को रोकना होता है। कारण आर, कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन हम देखते हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। जो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वो ए सही होगा। इसलिए सही होगा क्योंकि दंड विधि का उद्देश्य अपराध को रोकना होता है। जो भी दंड विधि का उद्देश्य होता है वो अपराध को रोकना है। कुछ परिस्थितियों में प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसके व्याख्यान से हम लोग देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अपराध को रोकने के लिए प्राइवेट व्यक्ति को अपराधियों को गिरफ्तार करने की कुछ विशेष परिस्थितियों में शक्ति दी गई है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की व्याख्या भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की सबसे अद्भुत या अद्वितीय विशेषता निम्न में से किसे कहा जा सकता है? ऑप्शन ए, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक होना। ऑप्शन बी, अभियुक्त द्वारा अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान दोष सिद्धि की तारीख से पहले भोगी गई निरोध की अवधि का दोष सिद्धि पर अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाना। ऑप्शन सी, शीघ्र विचारण। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन कितनी जगह आया, बिहार सीजे में आया 2009 में, राजस्थान एपीओ 2011 में आया, यूपी एपीओ 2002-2007 में आया, राजस्थान जेएलओ 2014 में आया। अब मैं पॉसिबिलिटी के साथ कह सकता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन ही हमारे यूपी एपीओ में भी आएंगे। इस टाइप का यही क्वेश्चन आ सकता है हमारे यूपी एपीओ में भी। जो हमारा आंसर होगा वो कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है वो सेपरेट रह सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके व्याख्यान से। जो सीआरपीसी 1973 को दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के स्थान पर विधि आयोग की अनेक सिफारिशों को स्वीकार करते हुए लागू किया गया था, जो 1 अप्रैल 1974 से प्रवृत्त हुई। इस संहिता के अंतर्गत दंड न्यायालयों की नवीन रचना कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत पर ही आधारित है। पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब कि दोनों का पावर अलग दिया है। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, जो जुडिशरी मजिस्ट्रेट होता है, दोनों का पावर अलग होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। जमानती अपराध कौन से हैं? जमानती अपराध, बेलेबल ऑफेंस किसको कहेंगे? ऑप्शन ए, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानती अपराध का उल्लेख किया गया है उन्हें जमानती अपराध कहेंगे। ऑप्शन बी, सभी समन्वय विचारण के प्रकरण। ऑप्शन सी, सभी असंज्ञेय अपराध के प्रकरण। ऑप्शन डी, सभी प्रकरण जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं होंगे। इस प्रकार के भी क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये एमपी सीजे 2007 में पूछा गया है और एमपी एपीओ 2008 में ये पूछा गया है। जो इसका हमारा आंसर होगा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा की अनुसूची 1 में ही सारी बातें बताई गई हैं। कौन सी धारा, कौन सा ऑफेंस जो कॉग्निजेबल होगा, नॉन कॉग्निजेबल होगा, कौन सा ऑफेंस बेलेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा, किस कोर्ट में ट्राइबल होगा, किस सेक्शन में ये फॉल करता है, ये सारी बातें शेड्यूल फर्स्ट में ही बताई गई हैं। ये हमको बातें याद होनी चाहिए कि जो भी बातें जमानती, अजमानती, फिर उसके बाद से कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ये सभी बात आता है, वो सब हम तुरंत उठा के शेड्यूल फर्स्ट में इसको रख सकते हैं। इसके व्याख्यान को देखते हैं। जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानत के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया, और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत नहीं होता है। धारा 2 को बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। जमानती अपराध से तात्पर्य है। जमानती अपराध से व्हाट डू यू मीन बाई बेलेबल ऑफेंस? ऑप्शन ए, ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है। ऑप्शन बी, ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हमारा आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा। हम कभी भी हमको
ऑप्शन लगाना होता है, हमें एप्रोप्रिएट आंसर लगाना होता है। जो भी हम आंसर चूज़ करें, एप्रोप्रिएट आंसर चूज़ करें। एप्रोप्रिएट कहने का मतलब होता है कि वही जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अनुसार वही आंसर हम चूज़ करें। देखिए यहाँ पे पहला भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन यहाँ पे जब ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, तो हम ना अलग से ना ए को लगाएंगे ना बी को लगाएंगे, हम जो लगाएंगे तो ए और बी दोनों को लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों ही एप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन के हैं। ऑप्शन ए में अब देखिए क्या बताया रहा था, ऐसा अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में जमानत के रूप में दिखाया गया है, और बी ऐसा अपराध जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है। यही दोनों बात सही होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? बात करते हैं पुलिस रिपोर्ट की, जो डिफाइन किया गया है 2 के सब क्लास 2 में। संज्ञेय अपराध की बात करते हैं, जो 2 के क्लास ऑफ सी में डिफाइन किया गया। बात करते हैं जमानती अपराध की, धारा 2 के सब क्लास ए में दिया गया है। अन्वेषण की बात करते हैं, धारा 2 के सब क्लास जो में दिया हुआ है। ये बात सीधी सीधी बताई गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन दिया है, जांच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2G में बताया गया है। असंज्ञेय अपराध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2I में बताया गया है। पुलिस रिपोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2S में बताया गया है। लोक अभियोजक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2B में बताया गया। जो हमारा आंसर सही होगा वो C एंड D दोनों सही होगा। C एंड D इसलिए सही होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों का ऑप्शन नहीं दिया है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, तो यहाँ पे जो भी होगा वो दोनों सही होगा। जांच, जब हम जांच की बात करते हैं, दंड प्रक्रिया CRPC में धारा 2G में डिफाइन किया गया है इन्वेस्टिगेशन के बारे में। असंज्ञेय अपराध CRPC की धारा 2I में डिफाइन किया गया है। पुलिस रिपोर्ट CRPC की धारा 2R में डिफाइन किया गया है। लोक अभियोजक CRPC की धारा 2U में डिफाइन किया गया है। हु आर यू लोक अभियोजक 2U, हु आर यू लोक अभियोजक 2U। इस तरह से भी आप शॉर्टकट बना करके इसको याद कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये है, मेरा लक्ष्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार मैं एक चीज़ को बोलूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बार आप सुनेंगे तो आपको वो बातें रिमेंबर रहेंगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जब हम इसके सुमेलित की बात करते हैं तो हम इसके व्याख्यान से देखते हैं। सही सुमेलित इस प्रकार है, जांच दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(6) में बताया गया है। जांच जो होता है दंड प्रक्रिया की धारा 2(6) में बताया गया। न्यायिक कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(झ) में बताया गया। पुलिस थाना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(ध) में बताया गया है। प्लीडर धारा CRPC की धारा 2(थ) में बताया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब कौन सुमेलित नहीं है इसके बारे में बताना, हम इसके व्याख्यान से देखते हैं। परिवाद जो बताया गया है वो धारा 2 के घ में बताया गया दंड प्रक्रिया संहिता के। पुलिस रिपोर्ट धारा 2(द) में बताया गया है CRPC में। निर्णय की अंतर्वस्तु धारा 354 CRPC में बताया गया है। पीड़ित प्रतिकर स्कीम धारा 357 को CRPC में बताया गया, जबकि धारा 357 न्यायालय द्वारा प्रतिकर देने के आदेश से संबंधित है। जो 357 है, जो धारा 357 है, 357 है, वो प्रतिकर दिलाने के लिए बात करता है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अजमानती अपराध से अभिप्रेत है। अजमानती अपराध, व्हाट डू यू मीन बाई नॉन बेलेबल ऑफेंस? अजमानतीय अपराध, ऑप्शन ए केवल वे अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में अजमानतीय बनाए गए हैं। ऑप्शन बी वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बनाए गए हैं। ऑप्शन सी ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन डी ऐसा अपराध कि जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी होगा। वे सभी अन्य अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रथम अनुसूची में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती अपराध नहीं बताए गए हैं। ऑप्शन और इसके व्याख्यान को हम लोग देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड ए के अनुसार जमानती अपराध से विपरीत है। जमानती अपराध से भिन्न कोई अपराध। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। जमानती और गैर जमानती अपराध की सूची दंड प्रक्रिया संहिता में कहाँ
दी गई है। मैंने कई बार आपको बता दिया है, बेलेबल और नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ट्राइएबल बाय विच कोड, ये सारी की सारी बात हमारे शेड्यूल फर्स्ट में बताई गई है। हमारे पास सीआरपीसी में 2 शेड्यूल है, एक शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकेंड। जो बातें हमको ये जो भी क्वेश्चन आ रहा है, हमारा सब का सब क्वेश्चन लगभग मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन आता है वो शेड्यूल फर्स्ट से ही क्वेश्चन आता है। तो हम एक ये भी प्रिजम्पशन कर सकते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें आंख बंद करके, अगर कुछ नहीं आ रहा है, हमारा दिमाग उस समय नहीं काम कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो हमें शेड्यूल फर्स्ट मार देना है। शेड्यूल फर्स्ट किसी भी कंडीशन में गलत नहीं होगा, क्योंकि शेड्यूल सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, जो क्वेश्चन आता है शेड्यूल फर्स्ट से ही आता है। बात करते हैं इसके व्याख्यान से। जमानती व गैर जमानती अपराध की परिभाषा संहिता की धारा 2 क में दी गई है तथा इन अपराधों की सूची अनुसूची 1 में दी गई है, जबकि अनुसूची 2 में विभिन्न प्रारूप जैसे सम्मन, वारंट, कुर्की, प्रतिभूति, बंधन पत्र के आदेश का इत्यादि का प्रारूपण दिया गया है। धारा 106 दोष सिद्धि पर सदाचार हेतु प्रतिभूति तथा धारा 110 अभ्यासिक अपराधों के से सदाचार हेतु प्रभावित का प्रावधान करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, संज्ञेय जो अपराध होता है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, इसमें पुलिस अधिकारी क्या क्या रोल होता है, क्या करता है। ऑप्शन ए, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन सी, आरोपी को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रख सकता है। ऑप्शन डी, आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझता है। जो ऑप्शन बी होगा वही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जो कि सीआरपीसी के 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, और 155 में बताया गया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बारे में बताता है। अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी संज्ञेय अपराध किया जाता है तो उस संज्ञेय अपराध के आधार पर पुलिस वाले किसी को भी बिना किसी अरेस्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं और आपको जेल ले जा सकते हैं। बस यहाँ पे एक बाउंडेशन होता है कि 24 घंटा के अंदर आने जाने का समय छोड़ करके आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। अब और इसके व्याख्यान को देख लेते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड ग के अनुसार संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। उसके पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो वारंट का इंतजार न करे, वो तुरंत उनको उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है? जो संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है वो धारा 2C में दी गई है। साफ साफ ये बातें बताई गई हैं। संज्ञेय अपराध की परिभाषा धारा 2C में दी गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। निम्न में से किस धारा में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है? अभी ऊपर जस्ट क्वेश्चन देखें, धारा 2C में संज्ञेय अपराध की परिभाषा के बारे में बताया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को सख्तियां होंगी। अब ये देखना है कि अगर कोई संज्ञेय मामला है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें पुलिस की क्या क्या पावर और क्या क्या ड्यूटी, क्या क्या लायबिलिटी होती है। ऑप्शन ए, बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति के अलावा अन्वेषण की। ऑप्शन बी, अन्वेषण एवं बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, किंतु यह गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही की जा सकेगी। ऑप्शन सी, बिना वारंट गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की। ऑप्शन डी, अन्वेषण तथा अपराध के विचारण अथवा जांच करने का क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना वारंट गिरफ्तारी की। ऑप्शन जो सी होगा वही हमारा सही आंसर। बिना वारंट गिरफ्तार सहित अन्वेषण करने का पावर होता है पुलिस वालों के पास। इसके व्याख्यान को हम लोग देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 ग के अनुसार संज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार अभियुक्त को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। धारा 156 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तार सहित अपराध के अन्वेषण की शक्ति है। धारा अध्याय 8 के उपबंध के अधीन रहते हुए प्राप्त की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। एक पुलिस ऑफिसर वारंट के बिना, ए जो है एक पुलिस ऑफिसर है, बिना वारंट के जेड को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? ऑप्शन ए, सदोष परिरोध का। ऑप्शन बी, सदोष अवरोध का। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों का अपराध। और ऑप्शन डी, कोई नहीं। क्योंकि पुलिस का ये ड्यूटी होता है, पुलिस की ये लाइबिलिटी होती है कि भाई समाज में ऑफेंस को क्या करना है, रोकना है, उसको बचाना है। ऑफेंस होने से पहले का काम होता है पुलिस का। पुलिस का काम ये होता है कि ऑफेंस को न होने दिया जाए, ऑफेंस को रोक कर रखा जाए, जिससे कि लोगों के मन में
भय रहे कि हम ऑफेंस करेंगे तो हमें पनिशेबल स्टेट के द्वारा किया जाएगा। तो पुलिस का ये कार्य होता है, पुलिस अपनी ड्यूटी यहाँ पे निभा रहा है। व्याख्यान से इसके देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। धारा 2C के अनुसार संज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराध एवं ऐसे मामले से है जिसमें पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है। हत्या करने का संज्ञेय अपराध है, अतः AZ को गिरफ्तार कर लेता है तो उसमें कोई अपराध नहीं किया है, अतः विकल्प डी ही हमारा सही आंसर होगा। क्योंकि पुलिस का ये वर्क है, पुलिस की ये ड्यूटी है, पुलिस की ये लायबिलिटी है कि समाज में जो भी अराजक तत्व हैं उनको क्या करे, वो गिरफ्तार कर सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व है। परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए गलत कार्य होने का अभिकथन, ऑप्शन बी अधिकार के हनन का अभिकथन, ऑप्शन सी किसी शारीरिक चोट का अभिकथन, ऑप्शन डी किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्रवाई अपेक्षित हो। जो हमारा ऑप्शन डी है यही सही है। ये झारखंड और बिहार में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं इसके व्याख्यान के। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अनुसार परिवाद से संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि परिवाद का सबसे आवश्यक तत्व है किसी अपराध के कारित होने का अभिकथन जिस पर कार्रवाई अपेक्षित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का। धारा 2 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 परिभाषित करता है। ऑप्शन ए आरोप, ऑप्शन बी संज्ञेय अपराध, ऑप्शन सी परिवाद, ऑप्शन डी जांच। जो ऑप्शन सी है परिवाद उसी के बारे में परिभाषित करता है। इसके व्याख्यान से देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 परिवाद को परिभाषित करती है। इसके अनुसार परिवाद से संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से मजिस्ट्रेट से किया गया वह अभिकथन अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति ने चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है किंतु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। संज्ञेय अपराध की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C द्वारा प्रकट की जाती है। निम्न में से कौन सा एक ऐसा है जो परिभाषा में इसके अनुसार लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए देखते हैं। पुलिस में जिसके बारे में प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है। ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट ही जिसके बारे में संज्ञान कर सकता है। ऑप्शन सी ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम की सजा वाला अपराध हो। ऑप्शन डी ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से अधिक सजा वाला हो। जो ऑप्शन सी होगा वही हमारा सही होगा। इसके व्याख्यान को हम लोग देखते हैं। ऐसा अपराध जो 2 वर्ष से कम की सजा वाला अपराध हो के संबंध में संज्ञेय अपराध की परिभाषा लागू नहीं होती क्योंकि ऐसा अपराध संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। एक संज्ञेय अपराध विचारणीय है। न्यायिक, ऑप्शन ए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा, ऑप्शन बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन सी सत्र न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी इन सभी द्वारा। हम इसके व्याख्यान को देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में विहंगम अवलोकन से यह स्पष्ट है कि संज्ञेय अपराध का विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। किसी भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा संज्ञेय अपराध का विचारण किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D में परिभाषित परिवाद निम्नलिखित कैसे अपराध से संबंधित है? ऑप्शन ए केवल संज्ञेय अपराध से, ऑप्शन बी केवल असंज्ञेय अपराध से, ऑप्शन सी दोनों ए और बी से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो हमारा ऑप्शन सी होगा वो दोनों ए और बी से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। जांच किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी द्वारा, ऑप्शन सी सत्र न्यायालय द्वारा, ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। देख लीजिए कितने जगह पे क्वेश्चन पूछा। उत्तराखंड, MP, APO, छत्तीसगढ़, राजस्थान। अब इसके व्याख्यान को देखते हैं। जांच मीन्स इंक्वायरी से अभिप्रेत है। विचारण से भिन्न ऐसा प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। धारा 2(6) अतः स्पष्ट यह है कि जांच मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। विचारण जो ट्रायल शब्द संहिता की धारा 2(6) में बताया गया है, प्रयोग किया गया है, किंतु इसे पृथक परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष किसी अपराध अभियोग को सिद्ध या अभिसिद्ध करने की संपूर्ण प्रक्रिया विचारण कहलाती है। जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग विचारण कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33।
गलत उत्तर बताइए। देखिए काफ़ी देरों के बाद हमको एक निगेटिव क्वेश्चन मिला, जिस निगेटिव क्वेश्चन का हमें इंतज़ार था कि कब वो निगेटिव क्वेश्चन आए और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं, आप लोगों को मैं चेतना के साथ मैं बताऊं कि देखिए निगेटिव से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गलत उत्तर बताइए। दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन ऑप्शन ए जांच न्यायालय के द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी जांच आरोपी विचरित करने के बाद की जाती है, ऑप्शन सी जांच आरोप विचरित करने के पूर्व की जाती है, ऑप्शन डी जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। जो ऑप्शन बी होगा वही हमारा सही आंसर होगा, जांच आरोपित विचरित करने के बाद की जाती है। व्याख्या, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड 6 के अनुसार जांच न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। चूंकि जांच का उद्देश्य यह पता करना होता है कि अभियुक्त के खिलाफ मामला बनता है कि नहीं, इसलिए यह आरोप विरचित करने के पूर्व की जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का। इंक्वायरी इज कंडक्टेड बाय अ मजिस्ट्रेट विच with a view to option A find out a prima facie case, option B convicted the accused, option C authorized reminder of the accused, option D release the accused under section 436। जो हम बात करते हैं इंक्वायरी इस कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, वो बात करता है ऑप्शन ए का फाइंड आउट अ प्राइमा फेसी केस, वो प्राइमा केस फेसी केस के बारे में बात करता है। ये यूपीएचएसएस 2009 का क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है? ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी जांच एवं विचारण, जांच एवं अन्वेषण, ऑप्शन सी जांच एवं विचारण, ऑप्शन डी विचारण एवं अन्वेषण। जो हमारा न्यायिक प्रक्रिया है वो जांच एवं विचारण है। इसके व्याख्यान को हम लोग देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड 6 के अनुसार जांच से अभिप्रेत है विचारण से भिन्न ऐसा प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। विचारण को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु सामान्य रूप से न्यायालय में अपराध को सिद्ध असिद्ध करने की पूरी प्रक्रिया को विचारण कहा जाता है, जो पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया है। अतः स्पष्ट है कि जांच एवं विचारण न्यायिक प्रक्रिया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H परिभाषित करती है ऑप्शन ए अन्वेषण, ऑप्शन बी आरोप, ऑप्शन सी जांच, ऑप्शन डी अपराध। जो ऑप्शन ए है अन्वेषण, इसी के बारे में बात करती है। अन्वेषण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H में आरोपी, धारा 2B में जांच, धारा 2G में तथा अपराध धारा 2N में परिभाषित किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। निम्नलिखित में से कौन से संयोजित सुमेलित हैं? निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सुमेलित हैं? अब कौन से सुमेलित हैं हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखना चाहेंगे। संयोजन 3 व 4 सही सुमेलित है, जबकि जांच का कार्य मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है तथा अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना होता है। अतः संयोजन 1 व 2 सही सुमेलित नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्रित करना है, ऑप्शन सी अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही है, ऑप्शन डी मतलब 4 अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है। जो हमारा सही आंसर होगा वो बी होगा। 1, 2 एंड 4 जो होता है हमारा आंसर सही होगा, यही सत्य कथन है। अन्वेषण जो होता है वो न्यायिक कार्यवाही नहीं होता है, क्योंकि अन्वेषण जो होता है वो पुलिस के द्वारा किया जाता है। जैसे ही कोई घटना घट जाती है, कोई FIR दर्ज कर दिया जाता है, तो पुलिस स्पॉट पे जाती है जहाँ पे घटना घटित होता है, वहाँ पे जाती है और वो वहाँ पे इंक्वायरी करती है, अन्वेषण करती है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि कहीं भी कोई भी घटना घट जाती है तो पुलिस उस जगह पे जाती है, उस स्पॉट पे जाती है और उस स्पॉट पे जाने के बाद वो क्या करती है? अन्वेषण करती है, जांच करती है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आया है किस अपराध का अन्वेषण किया जाता है? ऑप्शन ए पुलिस अधिकारी द्वारा, कार्यपालिका दंडाधिकारी द्वारा, तहसील द्वारा, न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा। तो जो हमारा ऑप्शन ए है पुलिस अधिकारी के द्वारा जांच किया जाता है। इसके व्याख्यान को देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड ज के अनुसार अन्वेषण में वे सभी कार्यवाहियां हैं जो पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती है जिसे मजिस्ट्रेट ने इस निमित्त प्राधिकृत किया हो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 40 है। अन्वेषण का उद्देश्य है, जो अन्वेषण का जो जांच का उद्देश्य होता है पता लगाने के लिए जांच, कहीं भी किसी चीज़ का जांच किया जाता है, किसी भी चीज़ को पता लगाने के लिए जांच किया जाता है।
तो यहाँ पे जो जांच का उद्देश्य है, ए अभियुक्त को गिरफ्तार करना, बी अभियुक्त को दंड देना, ऑप्शन सी अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। अन्वेषण का उद्देश्य होता है अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना, जिससे साक्ष्य मिले और उसको कोर्ट में पुलिस के द्वारा पेश किया जा सके। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड ज के अनुसार अन्वेषण की कार्यवाही साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं तो देखें, निम्न में से कौन सा वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है? कौन सा वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है, बिना किसी मिस्टेक के जांच से संबंधित है? ऑप्शन ए DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन बी जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य, ऑप्शन सी साक्षी बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी दीपेश चाणक्य बनाम भारत संघ। जो हमारा ऑप्शन बी होगा यही सही होगा, जाहिरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य। ऑप्शन व्याख्यान को देखते हैं, जहीरा हबीबुल्ला शेख बनाम गुजरात राज्य त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा हमसे पूछ सकता है कि त्रुटिपूर्ण मतलब बिना गलती वाला जांच, इसमें एक भी गलती नहीं किया गया था इस जांच में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही पद को परिभाषित करती है? ऑप्शन धारा 2I, ऑप्शन बी धारा 2J, ऑप्शन सी धारा 2K, ऑप्शन डी दूर धारा I। व्याख्यान, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2I में न्यायिक कार्यवाही पद को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार न्यायिक कार्यवाही के अधीन कोई ऐसा कार्यवाही है जिसके अनुक्रम में साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जाता है या लिया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। असंज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जहां ए पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी पुलिस अधिकारी जमानत दे सकता है, ऑप्शन डी केवल न्यायालय जमानत दे सकता है, ऑप्शन बी पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ऑप्शन इसके व्याख्यान को देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 असंज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। इस धारा के अनुसार असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसके लिए और संज्ञेय मामला से अभिप्रेत है ऐसा मामला जिसमें पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 में असंज्ञेय अपराध तथा संज्ञेय मामले में क्या तात्पर्य है? असंज्ञेय मामले में और संज्ञेय मामले में क्या तात्पर्य है? इन दोनों से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार करने का प्राधिकारी होता है। ऑप्शन बी, बिना वारंट गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारी प्राधिकारवान नहीं होता है। ऑप्शन सी, उप पुलिस अधीक्षक से उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो हमारा ऑप्शन बी है वही सही होगा, बिना वारंट गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी प्राविधान नहीं करता। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 2N में ऑफेंस शब्द को परिभाषित किया गया है। 2N में यहाँ पे CRPC में 2N में डिफाइन किया गया है और IPC में सेक्शन 40 में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में अपराध शब्द को परिभाषित करती है, जबकि इसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है। संज्ञेय अपराध की प्रकृति होती है जमानती और सामान्य। ऑप्शन बी जमानती और गंभीर, ऑप्शन सी केवल गंभीर प्रकार के, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड APO का ये क्वेश्चन है। APO में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों को ध्यान देने लायक ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा, आंसर होगा वो ए सही होगा, जमानती और सामान्य। व्याख्यान, असंज्ञेय अपराध की परिभाषा से यह निष्कर्षण निकाला जा सकता है कि असंज्ञेय अपराध की प्रकृति जमानती और सामान्य होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। समन मामले का अर्थ है। ऑप्शन ए, एक ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है। ऑप्शन बी, एक ऐसा मामला जिसमें प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी, एक ऐसा मामला जिसके द्वारा चोरी के अपराध का विचारण होता है। ऑप्शन डी, एक ऐसा मामला जिसमें विचारण के दौरान केवल समन ही जारी किया जा सकता है। जो हमारा ऑप्शन ए है वही सही होगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से हम देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 समन मामला को परिभाषित करती है। धारा 2 के अनुसार समन मामला से अभिप्राय
अपराध से संबंधित ऐसे मामले से हैं जो वारंट मामले नहीं हैं। धारा 2 भ वारंट मामले को परिभाषित करती है। धारा 2 भ के अनुसार मृत्यु दंड का आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का वारंट मामला होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। समन मामला से ऐसा मामला अभिप्रेत है जो संबंधित है। ऑप्शन ए 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से। ऑप्शन बी 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध से। ऑप्शन सी जमानत आजन्म कारावास से दंडनीय अपराध से। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो हमारा ऑप्शन बी होगा वही सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध है वारंट मामले से। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जो 2 वर्ष से ज़्यादा का मामला है वो वारंट का मामला होता है, जो 2 वर्ष से कम का मामला होता है वो समन का मामला होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। आहत को दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है? आहत को दंड प्रक्रिया की किस धारा में शामिल किया गया? ये अमेंडेड सेक्शन है, धारा 2WA में परिभाषित किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2WA के अनुसार पीड़ित व्यक्ति आहत व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कि विक्टिम की बात करता है, जो किसी ऐसे कार्य या लोप के कारण कारित किसी हानि या क्षति से पीड़ित है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है और पद पीड़ा में उसका या उसकी संरक्षक या विधिक उत्तराधिकार सम्मिलित है। इस परिभाषा को भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 2 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। 31/12/2009 से प्रभावी हुई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। पीड़ित शब्द को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत परिभाषित की जाती है? जो विक्टिम शब्द है, जो अभी जिसका हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन देखा है, 2WA में विक्टिम शब्द को परिभाषित किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2WA के अंतर्गत पीड़ित शब्द निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए जिसे कोई हानि होती है। ऑप्शन बी जिसे कोई क्षति होता है। ऑप्शन बी विधिक उत्तरदायित्व तो सम्मिलित है किंतु अभिभावक नहीं। ऑप्शन डी अभिभावक और विधिक उत्तरदायित्व दोनों सम्मिलित है। जो ऑप्शन सी होगा यही हमारा सही होगा, क्योंकि WA में ही विक्टिम के बारे में बताया गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के। निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता से सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये निगेटिव क्वेश्चन फिर से आ गया, कौन सुमेलित नहीं है? तो जो हमारा ऑप्शन ए है धारा 2D परिवाद। ऑप्शन बी धारा 2H अन्वेषण। ऑप्शन सी धारा 2R पुलिस रिपोर्ट। ऑप्शन डी धारा 2W पीड़ित। जो हमारा ये 2W है पीड़ित। ये बात करते हैं इसके व्याख्यान से। सही सुमेलित इस प्रकार है। 2D में परिवाद डिफाइन किया गया, धारा 2H में अन्वेषण, धारा 2R में पुलिस रिपोर्ट, धारा 2W में समन मामला डिफाइन किया गया, जबकि धारा 2WA में पीड़ित व्यक्ति से संबंधित है। धारा 2WA दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2008 में 2009 का 5 की धारा 2 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। जब हम क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 में वारंट केस परिभाषित किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें अपराध मृत्यु आजीवन कारावास या ऐसी सजा से दंडनीय है जो ऑप्शन ए 3 वर्ष कारावास से अधिक है। ऑप्शन बी 2 वर्ष के कारावास से अधिक है। ऑप्शन सी 1 वर्ष के कारावास से अधिक है। ऑप्शन डी 5 वर्ष के कारावास से अधिक है लेकिन 2 वर्ष से कम नहीं है। ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। यह यूपी सीजे में पूछा गया, छत्तीसगढ़ में पूछा गया, यूपी एपीओ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके व्याख्यान को हम लोग देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 के खंड भ के अनुसार वारंट मामला ऐसे मामला है जो मृत्यु आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध से संबंधित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। वारंट मामले का अर्थ है अपराध से संबंधित ऐसे मामले से जो कि मृत्यु दंड आजीवन कारावास से या कारावास से है। ऑप्शन ए 2 वर्ष से अधिक दंड के कारावास से। जो मामला 2 वर्ष से अधिक के कारावास का मामला होता है वो वारंट मामला होता है। जो मामला 2 वर्ष से कम के कारावास का मामला होता है वो समन मामला होता है। इतनी चीज़ आप लोगों को याद करके रखना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 संख्या 25 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। 23 जून 2005 को अनुमति मिली थी। इसके व्याख्यान से हम लोग देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 संख्या 25 2005 राज्यसभा द्वारा 4 मई 2005 ईस्वी को तथा लोकसभा में 5 मई 2005 को विधेयक बिल के रूप में पारित किया गया था। तत्पश्चात 23 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति असेंट मिली एवं राजकीय राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ ही 26 जून 2006 से प्रवृत्त हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की।
दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह बताया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार किए जाएंगे? ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5, ऑप्शन 6, ऑप्शन डी धारा 6। जो हमारा ऑप्शन बी है वही सही होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 4 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और अन्य कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुरूप किए जाने का प्रावधान करती है। साथ ही यह धारा किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों की जांच, अन्वेषण और विचारण और अन्य कार्यवाही दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुरूप करने का प्रावधान करती है, सिवाय जब तक ऐसा प्रक्रिया का प्रावधान अन्य अधिनियमित विधि में न किया गया हो। दोस्तों हमारा आज का जो क्वेश्चन था वो 57 ही क्वेश्चन था। अब जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर अध्याय 2 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें धारा 6 से लेकर के धारा 60 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन को हम इस एक नेक्स्ट वीडियो में हम डील करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों ये जो था हमारा ये फर्स्ट पार्ट था और इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताए हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं। हर एक एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हैं इन सभी क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल से एनालिसिस करके बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, जिनसे कि उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके, जो एपीओ का तैयारी करता हो, जो पीसीएसजे की तैयारी करता हो, जो एलएलएम एंट्रेंस की तैयारी करता हो, सबके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है। सब कोई इस वीडियो को देख सकता है। जो किसी भी लॉ के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता हूँ उसके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी लेटेस्ट अपडेट डालूँ तो आपको वो तुरंत मिल जाए। और इस पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारा आईपीसी का भी इस पर लेक्चर पड़ा हुआ है और उसको भी आप चाहेंगे तो देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।